स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर इजी है, बच्चों को ज़रा आसान लगता है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप। तो पहले इलस्ट्रेटर, फिर फ्रीलांसिंग, फिर आपका फोटोशॉप। ठीक है, इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे। और 2020 वर्जन भी हमारे सेम है। अगर आपके लैपटॉप पुराने हैं, जो सा मर्जी वर्जन कर लो, कोई इशू नहीं आता। ये चीज़ें में नहीं बैठानी कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर होगा तभी हम अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ठीक है, कौन सा मर्जी वर्जन यूज कर लो। ठीक है, अपना अपने लैपटॉप देखना है, अपनी अपना सिस्टम देखना है। ये नहीं है कि उसके ऊपर इतना कोई हैवी वो कर लिए कि वो उसका काम हो जाए। तो जब भी आप इलस्ट्रेटर ओपन करोगे, आपके सामने ये वर्क स्पेस आएगी। इसको वर्क स्पेस कहते हैं, जिसपे आपके दोनों साइड पे टूल्स हैं। मेरे टूल्स कुछ ज्यादा होंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स मैं करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, जो कि इलस्ट्रेटर का हिस्सा नहीं होते। तो आपने इतना ज्यादा उससे इंटिमिडेट नहीं होना कि यार इतने ज्यादा टूल्स हैं। ठीक है, तो जब आप ओपन करोगे ना तो इतने ज्यादा ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलस्ट्रेटर में जब भी आप काम करोगे, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? आर्ट बोर्ड से। ठीक है, आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या होता है? एक कैनवस होता है, चार्ट होता है, जिसके ऊपर आपने ड्राइंग्स करनी। जैसे एक पेंटर लेता है, एक आर्ट कैनवस ले लेता है, चार्ट ले लेता है, उसके ऊपर उसने ड्राइंग्स बनानी होती है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। अभी ये टूल्स सारे इनएक्टिव हैं कि आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? एक चार्ट बोर्ड बनाना है। उस चार्ट बोर्ड को आप बेसिकली क्या कहते हो? आर्ट बोर्ड। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? फाइल और सिंपल क्लिक ऑन न्यू। न्यू पे आप क्लिक करोगे तो ये उसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे, तो मैंने उनकी सारी सेटिंग्स कल कर दी थी। हो सकता है कि जब आप घर में जाओ, आप कोई 2017 या 2018 उससे पिछले वर्जन में इस तरह नहीं आता था, तो उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस इसका चेंज कर दिया था। जब आप फाइल न्यू पे क्लिक करते हो सकता है ये आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आए। ठीक है, तो वो मैं आपको भी पहले करके दिखा देता हूँ ताकि, ठीक है, तो जब मैं, ये चीज हो सकता है आपको नजर आए। ठीक है, तो ये इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते, ये थोड़ा सा स्लो कर देता है। ये आपके रीसेंट फाइल्स भी दिखा रहा होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये स्लो कर देता है, ज्यादा जल्दी ये रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इसीलिए हम इसको स्विच कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है, सिंपल एडिट, नीचे प्रेफरेंसेस, जनरल। और जनरल में आपने जाके क्या करना है? इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है और यूज लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है कि एक पुराना इंटरफेस जो चला आ रहा है, उस चीज को कहते हैं लेगेसी। तो वो जरा फास्ट है, वो जल्दी ओपन हो जाता है, तो उसमें हम इजीली आर्टबोर्ड जल्दी बना लेते हैं। तो सिंपल उसको क्लिक कर लेना है, यूज लेगेसी न्यू फाइल इंटरफेस, क्लिक ओके। ताकि, और अब जब मैं क्लिक न्यू करूंगा तो ये जरा जल्दी रिस्पॉन्स करता है। दोनों ऑप्शन सेम है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो बस वो थोड़ा सा इंटरफेस बड़ा कर दिया, बटन्स थोड़े से बड़े कर दिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बाकी चीज़ बिल्कुल सेम है। अच्छा, सबसे ऊपर क्या है? नेम। जो भी नाम आपने रखना है। ठीक है, हमेशा हम बाद में करते हैं, कंट्रोल एस जब सेव करते हैं कोई भी चीज़ तो बाद में नाम रख लेते हैं, अभी नाम रखने की जरूरत नहीं है आर्टबोर्ड का। वैसे भी आर्टबोर्ड के नाम ज़्यादा हम नहीं रखते। उसके बाद आपके आ जाती है प्रोफाइल। प्रोफाइल्स में बेसिकली ये क्या है? प्रिंट, वेब, मोबाइल, ये आर्टबोर्ड के साइजेस हैं कि आपको हर साइज जुबानी याद रखना ना पड़े। लेट्स से आप प्रिंट, आपने कोई चीज प्रिंट करनी है, तो अगर आप नीचे आओ तो आपको कुछ साइजेस मिल जाएंगे जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे लेटर है, A4 है। A4 किसे कहते हैं? ये जो प्रिंटर में पेज यूज होता है, ये जो पेज है ये हमारा A4 का है। अब हमें इसकी विड्थ और हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये क्या है, A4। सिंपल। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके प्रीसेट्स हैं। ठीक है, किसके प्रीसेट्स हैं? आर्ट बोर्ड के प्रीसेट्स हैं। कि आपने कोई चीज इस पे प्रिंट करनी है तो आप यहाँ से आके क्या चूज कर लो? A4। ताकि एग्जैक्ट सेम साइज का वो क्या आर्ट बोर्ड बना देगा, ताकि आप उसके ऊपर कोई भी चीज बनाओगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी A4 पे। ठीक है, तो ये सारे प्रिंटिंग से रिलेटेड वो है। ठीक है, तो अगर मैं A4 चूज करता हूँ तो देखा नीचे उसकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं लेटर चूज करूंगा तो लेटर की विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह वेब। वेब हम कहते हैं जो चीज हमें ऑन स्क्रीन काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के डायमेंशन आ जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। इसी तरह मोबाइल के लिए, अगर आप मोबाइल के ऊपर कोई आपने चीज बनानी है उसकी, आप देखें यहाँ पे आईफोन है, सैमसंग, ठीक है, ऐसे। तो ये सब क्या है? साइजेस है उनके, किसके? स्क्रीन के। ठीक है, सिंपल। अब इसमें जो एक और मेन चीज है वो क्या है? कलर्स का। जब मैं प्रिंट चूज करता हूं तो यहाँ पे
हो सकता है जब आप ओपन करो एडवांस इसमें आपको लैप्स हो, मैं उसको एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये कलर मोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर चूज करता हूँ प्रिंट, तो मेरे पास कलर मोड चेंज हो गया। और अगर मैं चूज करता हूँ वेब, मेरे पास कलर मोड दोबारा चेंज हो गया। ज्यादातर आप इन्हीं दो मीडियम में काम करते हो, आप इनको यूज नहीं करते। इन्हीं दो मीडियम से आप हर चीज क्रिएट कर लेते हो, चाहे वो फिल्म के लिए आप कोई चीज बना रहे हो, मोबाइल के लिए बना रहे हो, आप इन्हीं में काम कर लेते हो। तो फिर ये कलर मोड्स क्या होते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप वेब चूज करोगे तो आपके पास कलर मोड आ जाता है RGB, ठीक है। तो RGB से 3 कलर्स बनते हैं, कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ब्लू बनेगा, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो ये जो 3 कलर्स हैं, ये आपकी सब जितनी स्क्रीन होती हैं, मॉनिटर, LCD, LEDs, उन सब में यही 3 कलर्स यूज हो रहे होते हैं। और ये 3 कलर्स बड़े ब्राइट होते हैं, क्योंकि आपकी जो LCDs होती हैं ये लाइट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें हर चीज स्क्रीन पे बड़ी ब्राइट नजर आ रही होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपने प्रिंट नहीं करनी, उसको आप हमेशा किस में बनाओगे? RGB में। जो चीज आपको प्रिंट करनी है, जैसे मैं यहां से चूज कर लेता हूँ, जैसे प्रिंट। अब यहाँ पे कलर मोड चेंज हो गया, CMYK। इससे 4 कलर बनते हैं, कौन कौन से? सायान, मजेंटा, येलो और की कहते हैं ब्लैक कलर को, ठीक है। तो सायान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ये 4 कलर्स हैं। और जब भी आपने कोई चीज प्रिंट करनी है या करवानी है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, बैनर, पेनाफ्लेक्स, टी शर्ट्स, कोई भी चीज जो आपने प्रिंट करवानी है, आप जब प्रिंटिंग प्रेस पे जाओगे तो उनको आप कौन सी फाइल दोगे? स्मिक की फाइल दोगे, ठीक है। कोई भी चीज आप प्रिंटिंग प्रेस पे चले जाओ ना, आप उन्हें कहें कि हमें ये बिजनेस कार्ड, ये डिजाइन प्रिंट करवाना है, तो वो आप फिर क्या कहेंगे कि अच्छा आप हमें इसकी स्मिक की फाइल ला दें, ठीक है। तो स्मिक मोड, बेसिकली ये 4 कलर्स आपके प्रिंटर में यूज हो रहे होते हैं। जहां पे जो उनके पास एनालॉग प्रिंटर्स होते हैं, आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे चले जाएं, उनके पास यही 4 कलर यूज हो रहे होते हैं। इन्हीं चारों कलर्स को मिक्स और मैच करके जो प्रिंटर होता है, जो डिवाइस होती है, वो हर कलर बना देता है। तो उनको कोई अलग से कोई और कलर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई सी भी चीज आपने जो प्रिंट करवानी है, आप हमेशा कस्टमर को या प्रिंटिंग प्रेस वाले को कौन सी फाइल दोगे? स्मिक की फाइल दोगे, ठीक है। जो चीज प्रिंट नहीं करवानी, वो कुछ भी हो सकता है, वॉलपेपर हो सकता है, कोई भी चीज वेबसाइट के लिए आपने बनाई है, अभी जो भी आप चीजें अभी भी बनाओगे, वो सब की सब आप किस में बनाओगे? RGB में, ठीक है। और RGB कलर जरा ब्राइट होते हैं, स्मिक कलर थोड़े से डल होते हैं, ठीक है। आप ये ना, आप ऑनलाइन ऑनलाइन कह रहा हूँ, सॉरी, ऑन स्क्रीन आप काफी चीजें ब्राइट बनाते हो, ठीक है। लेकिन जब आप उन्हीं को प्रिंट करोगे तो वो थोड़ी डल नजर आएगी, मध्यम नजर आएगी, क्योंकि प्रिंटिंग में तो वो लाइट तो नहीं नजर आएगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क भी है, तो वो आगे चल के फिर चीजें जरा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल यहाँ से वेब साइज आर्टबोर्ड का, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कौन सा बेस्ट साइज है, कोई सा भी चूज कर लो, इट डजेंट मैटर। जब आपने अभी सीख रहे हो, कुछ चीजें बना रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी आप साइज चूज कर लो। फर्क कहाँ पड़ता है? जब आपने कोई चीज प्रिंट करनी है, तब आपका साइज बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं वेब कर रहा हूं तो बेशक मैं 1280 800 कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1280 क्या हो जाएगी उसकी विड्थ, और 800 उसका क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप कस्टमर अगर आपसे कोई बैनर या पोस्टर, कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी विड्थ और हाइट मैटर करती है, जैसे कस्टमर आपको क्या देता है कि अच्छा मुझे एक आप पेनाफ्लेक्स बना दें या एक पोस्टर बना दें। अब पोस्टर, बैनर, पेनाफ्लेक्स, ये ऐसे ये हर साइज के होते हैं, ठीक है। तो आप कस्टमर से पहले पूछोगे कि इसकी विड्थ और हाइट कितनी रखनी है। ये नहीं है कि आप खुद बना दो, अपनी मर्जी कर लो। वो कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो इस तरह का तो नहीं मुझे चाहिए था, जैसे मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए था, आप उसको लैंडस्केप में बना दो, ठीक है। तो तब आप किससे पूछोगे? कस्टमर से पूछोगे, यार इसकी प्लीज मुझे डायमेंशन बता दें, किस साइज का मुझे आपको पोस्टर बना के देना। तो आप क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ से बेशक चूज कर लो प्रिंट, और यहाँ पे फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हो, ठीक है। जो भी कस्टमर आपको बताएगा, लेट्स से वो आपको फुट में दे सकता है, तो यहाँ पे आगे क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सारी यूनिट्स आ रही हैं। पुराने वर्जन में ये थोड़ी कम है, ठीक है। 2020 इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें पुराने वर्जन में फीट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इंचेस होंगे,
ठीक है, तो हम इन पता है एक फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो आप कैलकुलेशन भी खुद कर सकते हो। तो जैसे कस्टमर आपको कह देता है यार अच्छा उसकी विड्थ कितनी रखनी है, 4 4 फुट रख लो, चौड़ाई रख लो, और 8 फुट उसकी लंबाई रख लो, मुझे इस साइज का क्या चाहिए, एक बैनर चाहिए, पोस्टर चाहिए। ठीक है, अब इस वर्जन में 2020 में मेरे पास फीट और इंचेस ये सब कुछ है, लेकिन अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे हो उसमें फीट का नहीं है, उसमें इंचेस है, तो आप क्या करो यहाँ से इंचेस चूज कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखा आपकी सारी जो यूनिट है वो चेंज हो गई, इंचेस में दे रहा है, तो आपको खुद से भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे आर लिख लो, अच्छा उसने मुझे 4 फुट बताया था, मैं 4 × 12 कर देता हूँ, और जो ही मैं नेक्स्ट सेल पे क्लिक करूंगा वो खुद ही कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर को खुद से कैलकुलेट करके देने की भी आपको जरूरत नहीं, कोई भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि अच्छा 8 फुट उसकी हाइट है, तो 8 × 12, तो अगर मैं किसी और सेल में क्लिक करता हूँ तो वो खुद ही मल्टीप्लाई करके उसने अब एग्जैक्ट ये रख लिया। अब उससे आगे क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है कि आपने आया आर्टबोर्ड ऐसे रखना, जैसे हम पोर्ट्रेट पासपोर्ट साइज पिक बनाते हैं, इसी तरह की होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, ये चीज अगर ऐसे हो जाए, लैंडस्केप जैसे हम लैंडस्केप की पिक्स लेते हैं, या ज्यादा दोस्त हो या फैमिली मेंबर्स हो, ज्यादा बंदे हो तो उनकी पिक्स लेनी हो, तो लैंडस्केप में क्या होता है आपकी विड्थ ज्यादा होती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है आपकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब अब यहाँ पे देखा, जब कस्टमर ने आपको स्पेसिफिक बता दिया कि ये विड्थ है और ये हाइट है, तो फिर चाहे वो पोर्ट्रेट बने चाहे लैंडस्केप बने, फिर आपने उसको चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है, विड्थ कम है, हाइट ज्यादा है, इट मीन्स कि वो क्या बन गया, पोर्ट्रेट बन गया। ठीक है, सिंपल। तब आप जो भी वो बन रहा है, चाहे लैंडस्केप बन रहा है, पोर्ट्रेट बन रहा है, आप उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने अभी सीखना है, कोई चीज प्रिंट तो नहीं करनी, सिंपल मैं यहाँ पे चूज क्या कर लूंगा, वेब, और यहाँ पे मैं साइज 1288 कोई सा भी ले लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये अब आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप आओ तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ लैंडस्केप में काम करना, जिसमें विड्थ ज्यादा होती है। अगर आप पोर्ट्रेट में काम करना चाहते हो, बेशक पोर्ट्रेट पे क्लिक कर लो, तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करोगे तो वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं जो ही पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा, देखा वैल्यू आपस में इन्वर्स हो गई, तो ये भी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। ठीक है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह मर्जी रख लो, अगर इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है बेशक आर्टबोर्ड का साइज ऐसे रख लो, अगर लैंडस्केप में रखना है तो बेशक ऐसे रख लो। ठीक है, मैं लैंडस्केप में रख के काम करता हूँ। उसके बाद ये ब्लेड और ये साथ साथ जब इनका चीजें ये आएंगी तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी के लिए ये हम रहने देंगे। ठीक है, और बाकी बस ये टिप्स। तो आपको क्या करना है, जब भी अभी आप नया आर्टबोर्ड बनाओगे तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आके और देखिए, जब आप खुद वैल्यूज को चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाता है, कस्टम। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, कस्टमाइज कर रहे हो, अपनी मर्जी कर रहे हो, आप बने बनाए प्रीसेट्स को यूज नहीं कर रहे और कुछ भी नहीं है। तो अभी के लिए मैं सिंपल वेब, कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 1, आप एक टाइम पे अप टू 100 आर्टबोर्ड्स पे काम कर सकते हो एक ही साथ एक ही डॉक्यूमेंट में, लेकिन अभी के लिए 1 साइज चूज कर लेते हैं 1280 800, और बस, और मैं किसी अभी सेटिंग को नहीं, वो जब टाइम आएगा वो फिर मैं तब समझाऊंगा कि ये इसका मतलब ये। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास मेरा आर्टबोर्ड बन गया। जो ये आर्टबोर्ड बना, मेरे टूल्स एक्टिव हो गए। ठीक है, अब मैं इन टूल्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है जब आप ओपन करो, आप ये जितना वर्क स्पेस आपको नजर आ रही है ये फुल कस्टमाइजेबल है, कौन सा टूल आपने कहाँ पे रखना है लेट्स से। और अभी जब आपने, मैं कुछ देख रहा था, आपने ओपन किया हुआ था इलस्ट्रेटर, तो ये इस तरह आपको नजर नहीं आ रहा था, टूल्स कम नजर आ रहे थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहीं पे भी डॉक कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने, जैसे मैं शुरू से यूज करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे ये टूल्स चाहिए तो ये कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज, अगर आपको इसी तरह का भी इंटरफेस चाहिए तो आप सेटिंग्स को भी क्या कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके आपको फाइल दे दूंगा, आप अपने अपने जो सिस्टम्स हैं इनमें सिर्फ उसको इंपोर्ट कर लेना, तो आपका इंटरफेस बिल्कुल मेरी तरह नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि हम सब एक ही पेज पर हो। ठीक है, स्टार्ट में ही हम थोड़े से जैसे भी आइकन्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएंगे,
स्टार्ट में तो मुश्किल होता है, आइकन से याद नहीं रहता, नाम से बंदे को याद रहते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता ये आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका भी जो इंटरफेस होगा, आपकी जो वर्क स्पेस होगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह नजर आएगी। हाँ, यहाँ पे कुछ टूल्स होंगे जो कम होंगे, ठीक है, मेरे ज्यादा है, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी प्लगइन्स किए हुए हैं चेक करने के लिए कौन सा अच्छा होता है कौन सा नहीं। ठीक है, तो ये आपकी वर्क स्पेस इस तरह नजर आएगी, और ये आपका क्या है, आर्ट बोर्ड। और सबसे पहले आपको जूम इन जूम आउट, सबसे जो आप बहुत ज्यादा जो चीजें यूज करते हो, ठीक है, तो एक तो तरीका आप देखें तो जूम का टूल यहाँ पे ये नीचे है। ठीक है, जूम क्या होता है, अगर आप क्लिक करोगे, अभी वो प्लस का साइन है, इट मीन्स के ये देखो, अगर मैं उसको राइट साइड पे क्लिक करके ना ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ, सिंपल क्लिक करके ड्रैग करूं तो वो जूम इन कर रहा है। अगर मैं उसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूं तो देखा उसी के अंदर नेगेटिव आ गया, तो वो क्या कर रहा है, उसको जूम आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा ये टूल आप यूज करते हो जब कोई चीज बना रहे हो तो जूम इन करके बना रहे हो, तो फिर जूम आउट करके देख रहे हो तो दूर से भी वो चीज अच्छी लग रही है नहीं लग रही। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि बार बार हम कोशिश करते हैं कि हमें बार बार वो टूल सेलेक्ट ना करने पड़ते हैं, तो हम शॉर्टकट कीज भी यूज करते हैं, कुछ कीज का कॉम्बिनेशन हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई और टूल यूज कर रहे हो और आपको जूम इन करना है, ठीक है, तो आप क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट की, और जो स्क्रॉल बटन होता है मिडिल बटन, ठीक है, ऑल्ट की प्रेस करके स्क्रॉल अप एंड डाउन करोगे तो वो भी वही काम करेगा। तो बार बार आपको जूम टूल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी टूल आप सेलेक्ट करो, आपने शेप बनाई, आप जूम इन कर रहे हो इसी तरह, तो देखा काम मेरा आसान हो गया, तो मेरा एक स्टेप बच गया जो मुझे जाके टूल को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आल्ट की प्रेस करके स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, तो ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है, जूम इन और जूम आउट के लिए। फिर आ जाता है जैसे अब मुझे थोड़ा सा ऊपर भी देखना है, ठीक है, मैंने जूम इन किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो अगर मैं यहां से स्क्रॉल करता हूं अप करता हूं तो इसमें भी मुझे काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, या तो हैंड टूल ले लो, हैंड टूल यूज होता है नेविगेशन के लिए, पेन नेविगेट करने के लिए। अगर आप हैंड टूल सेलेक्ट करते हो, आपने सिर्फ क्या करना है, कोई और की प्रेस नहीं करनी, सिर्फ लेफ्ट क्लिक करके ये देखो, तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो, पेन नेविगेशन कर सकते हो। ठीक है, या इसका भी शॉर्टकट तरीका है कि आप कोई और टूल आपने यूज किया हुआ है, आप शेप्स वगैरह बना रहे हो, तो साथ ही आप क्या प्रेस कर लो, स्पेस बार। जो भी आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा, हैंड टूल आ जाएगा, और फिर सिंपल लेफ्ट क्लिक करके आप मूव कर सकते हो ये चीज। और फिर इसी तरह मैं आल्ट की प्रेस करके, आल्ट और स्क्रॉल बटन से मैं क्या करता हूँ, जूम आउट, और स्पेस बार से मैं क्या कर सकता हूँ, आर्ट बोर्ड को रखता हूँ। तो जो आपके हाथ की प्लेसमेंट होती है, मेरी भी वो कहां पर होती है, आल्ट और स्पेस बार पे, क्योंकि इनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज की इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि हाथ कहां पे रखें। ठीक है, ये चीज है। तो इन सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरफेस की सेटिंग्स आपको बता देता हूँ, कैसे आपने इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं ये फाइल आप लोगों को यूएसबी में दे दूंगा, सारे आप लोग शेयर कर लेना, और उसको इस तरह इंपोर्ट जब आप करोगे तो आपका इंटरफेस बिल्कुल एज इट इज नजर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइल, सॉरी एडिट, और एडिट में अगर आप नीचे आ जाओ तो माई सेटिंग्स मीन आपकी वर्क स्पेस की सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा अपनी सेटिंग्स, तो आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इंपोर्ट पे सिलेक्ट करके क्लिक करके जो भी मेरी फाइल का नाम होगा आप उस पर सिलेक्ट करोगे तो आपका इंटरफेस बिल्कुल मेरी तरह आ जाएगा। तो मैं यहाँ से सेटिंग को एक्सपोर्ट कर दूं, और मैं इसको डेस्कटॉप पर ही रख लेता हूँ, जैसे मैं नाम दे देता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, क्लिक ओके। और अगर आप यहाँ पर आओ तो ये फाइल होगी, तो ये फाइल मैं आपको यूएसबी में दे दूंगा। बस आपने क्या करना है, जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करोगे, आपने सबसे पहले एडिट में जाना है, माई सेटिंग्स में जाना है, और किस पे क्लिक करना है, इंपोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि आप जब इंपोर्ट करोगे तो जो आपने सेटिंग्स की है वो चेंज हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ओके कर लो आप। और फिर इसी तरह आपने क्या करना है, डेस्कटॉप, उस पर आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, और वो क्या कह रहा है कि आप एक दफा इलस्ट्रेटर को क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो। ठीक है, ओके करोगे, और वो कह रहा है कि इससे पहले अगर वो क्लोज करेगा, कह रहा है इस डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया इसमें कुछ चीज सेव करनी है कि नहीं करना, तो मैं कह रहा तो नहीं करना। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इसको करके आपको दिखा देगा। ठीक है,
तो देखिए ये अभी थोड़ी देर में खुद ही यही प्रोसेस आप लोगों ने करना है। तो जब आप बैठो काम करने तो सबसे पहले एक दफा ये काम कर लो ताकि जो आपकी सेटिंग्स हैं बिल्कुल वही नजर आए जो मेरी नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ से दोबारा हम फाइल पे क्लिक करते हैं, न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से उसी तरह सिंपल मेटेरियल वेटी 800 क्लिक ओके, और ये मेरे पास दोबारा से, तो यही सेम चीज आपके साथ होगी जो आपने फर्स्ट स्टेप लेक्चर के बाद यही करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक शेप्स है। ठीक है, बेसिक शेप्स बेसिकली क्या है आपकी, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये आपकी बेसिक शेप्स है। ठीक है, और आप कोई सी भी चीज देख लो, अपने इर्द गिर्द देख लो, इन्हीं बेसिक शेप्स आपको नजर आएंगी, हर शेप में, हर उसमें मटेरियल में यही नजर आएंगी। तो आपको चीजों को डिकोड, उनको सिंप्लीफाइड करके देखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं पे भी खड़े हो, कोई बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीन है, तो अगर आप इसको इसको आपने बनाना है तो आप इसको ऐसे देखो तो आपको सिर्फ बेसिक शेप्स नजर आनी चाहिए। आपको रेक्टेंगल नजर आना चाहिए, पंखे को देखो तो बीच में आपको सर्कल नजर आना चाहिए, साइड पे आपको राउंडेड रेक्टेंगल शेप, तब आप उन चीजों को इजीली बना लोगे। जब आप बहुत ज्यादा देखते हो कलर हैं ये है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कभी उस चीज को नहीं बना पाओगे। तो आपने अपनी आंखों को एक आदत डालनी है कि जो भी चीज आप देखो, कोई बिल्डिंग है कोई भी है, तो उसको सिंप्लीफाइड, कलर हटा दो। ठीक है, प्रोफेशनल हमेशा कोई भी जो डिजाइन बनाते हैं हमेशा उसको ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में बना, अगर वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी लग रही है तो वो कलर में भी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये एक आयरन रूल है ग्राफिक में। ठीक है, कि प्रोफेशनल जिन्होंने 4 4 साल सिर्फ इसी चीज में ग्रेजुएशन की, ठीक है, उनको यही चीज सिखाई जाती है कि कोई भी चीज बनाओ, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छी लग रही है इट मीन्स कि वो कलर में भी अच्छी लगेगी। तो सिंप्लीफाइड था, कोई भी चीज देख लो तो आपके जहन में आना चाहिए कि अच्छा मैं कौन सी बेसिक शेप्स लूंगा और उनको किस तरह मैनिपुलेट करूंगा कि मेरे पास ये शेप बन जाएगी। जब आप ये आपने आदत डाल ली तो आप कुछ भी बना लो। ठीक है, तो आपकी बेसिक शेप्स कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे अगर आप देखो ये आपकी बेसिक शेप्स है। ठीक है, हो सकता है ये इस तरह भी हो। ठीक है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। ये आपकी बेसिक शेप्स है, और कुछ के नीचे ना आपको एक छोटा सा एरो भी नजर आएगा। इट मीन्स कि वहां पर एक से ज्यादा टूल्स है। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, या 1 सेकंड के लिए आप लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करो, या आसान तरीका क्या है, राइट क्लिक कर लो। ठीक है, राइट क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसमें बाकी के टूल्स आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रेक्टेंगल टूल यानी रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, अब ये टूल सेलेक्टेड है, इट मींस के ये क्या बनाएगा, जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो इसने मुझे क्या बना के दे दी, एक रेक्टेंगल शेप बना के दे दी। तो जिस तरह मर्जी मैं किसी भी विड्थ और हाइट की रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर। और मजे की बात है, इलिस्ट्रेटर में आप आर्टबोर्ड के बाहर भी चीजें ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ और स्क्रॉल अप करता हूँ जूम आउट करके। ठीक है, आर्टबोर्ड का बाहर का भी ये सारा एरिया ही है ना, तो मैं जहां मर्जी क्या करूँ, चीजों को ड्रॉ कर सकता हूँ, चीजें उठा के रख सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें फिर से दोबारा मैं जूम इन करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या, सिंपल रेक्टेंगल शेप जो मैं अपनी मर्जी से किसी भी विड्थ और हाइट की बना सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अगर एग्जैक्ट एक बॉक्स चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, खुद कभी गैस नहीं करने, जैसे हम पंजाबी में तुक्के कहते हैं, तुक्के नहीं मारने। ठीक है, 19 20 का फर्क आ गया, फर्क तो है। ठीक है, और लेट्स से आपने एक चीज बनाई बड़े से पेनाफ्लेक्स पे, तो वहां पे हर कोई बंदा गलती निकाल सकता है। ठीक है, रोड पे आपको कितने बिल बोर्ड्स नजर आएंगे लगे हुए, तो आप नीचे खड़े होकर गलती निकाल सकते हो, अच्छा यहाँ पे ये गलती है। अगर एक बिजनेस कार्ड है उस पर गलती नहीं निकाल सकते क्योंकि वो छोटा सा है, किसने नोट करना है। ठीक है, तो आपके जहन में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि हो सकता है क्लाइंट ये किसी बड़े बिल बोर्ड पे लगा दे यहाँ पे इजीली गलती निकाल सके, और जो प्रोफेशनल होते हैं आपको नहीं पता कि आप ये काम किसको करके दे रहे हो। अगर आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो, अगर आप जॉब में भी कर सकते हो, मैंने आपको इस तरह ट्रेन करना है कि आप इवन जॉब्स पे जॉब अप्लाई भी करो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहां पे इंटरव्यू सही तरह दे सको, और अगर वो कोई चीज आपको तो कहा हम ये मैं बना सकता हूँ, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो ये चीजें बहुत गौर से देखते हैं। आपकी चीजें अलाइन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और उनमें 19 20 का फर्क तक ना हो, वो चीजें बहुत ही मैटर करते हैं। ठीक है,
तो अगर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है तो खुद से आप गैस ना करो कि यार ये मुझे स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैंने अभी लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है, क्लिक मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, तो साथ ही मैं क्या प्रेस कर लूंगा, शिफ्ट की। जो ही मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा, अब उसने क्या बना दिया, उस रेक्टेंगल को एग्जैक्ट स्क्वायर बना दिया, बॉक्स बना दिया जिसकी चारों साइड्स बराबर है। अब चाहे तो, सॉरी मैं डिलीट करता हूँ, क्लिक करके होल्ड करता हूँ। अब चाहे मैं माउस को जिस तरह मर्जी मूव कर लूं, ठीक है, वो शेप वैसे की वैसे ही रहेगी, वो खराब नहीं होगी जब तक मैंने शिफ्ट की प्रेस की होगी। और हमेशा पहले क्या करना है, पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कीज छोड़नी है। अगर आप पहले शिफ्ट की छोड़ दोगे तो शेप फिर खराब हो जाएगी। तो हमेशा दोनों में से पहले क्या छोड़ना है, माउस को क्लिक छोड़ना है, फिर कीज को छोड़ना है। इस चीज की आदत डालनी है, ठीक है। तो कोई, जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, स्पेस बार मैंने प्रेस की, क्लिक किया, मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं ड्रा करता हूँ, और जो ही मैंने साथ शिफ्ट की प्रेस की तो देखा उसने उसको क्या बना दिया, एग्जैक्ट स्क्वायर बना दिया। और पहले मैं क्या करूंगा, क्लिक छोड़ा और फिर मैंने शिफ्ट की छोड़ी, ठीक है, ताकि वो शेप बिल्कुल वैसी ही रहे। अगर आप पहले शिफ्ट की छोड़ दोगे वो शेप फिर खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप एग्जैक्ट स्क्वायर बना सकते हो किसी भी साइज का, ठीक है। इसी तरह अगर हम उससे अगली शेप पे जाएं, वो कौन सी है आपकी, राउंडेड रेक्टेंगल शेप। ये सिंपल रेक्टेंगल शेप और ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल शेप क्या होती है, जिसके कॉर्नर क्या है, राउंड है। अब मैंने क्लिक करके इसको ड्रैग किया, तो यहाँ पे देखा आपके पास इंफॉर्मेशन किस चीज की आ रही है, विथ, हाइट, ठीक है, डब्ल्यू फॉर विथ, एच फॉर हाइट, और नीचे आर क्या है, रेडियस। किस चीज का रेडियस, कॉर्नर का रेडियस, ठीक है। अगर मुझे इसके कॉर्नर को और ज्यादा राउंड करना है, अगेन मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है, साथ ही मैं क्या करूंगा, अप एरो प्रेस करूंगा, ठीक है। अप एरो जब आप प्रेस करोगे तो वो क्या कर रहा है, देखा यहाँ पे रेडियस की भी वैल्यू ज्यादा हो रही है, 100 हो गई है। मैं जितना चाहूं इसको ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा ये शेप क्या बन जाएगी, कंप्लीट राउंड होना स्टार्ट, क्योंकि आपने रेडियस बहुत ज्यादा ज्यादा कर दिया, तो वो शेप सारी की सारी क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो दोबारा से देखा इसका रेडियस कम होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक तरीका है, ठीक है। और भी तरीके वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, राउंडेड रेक्टेंगल जिसके कॉर्नर क्या है, सारे के सारे राउंडेड है, ठीक है। और उसी तरह अगर मैं साथ ही शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, उसको बिल्कुल एज इट इज स्क्वायर कर देगा। और पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कीज छोड़नी है, ठीक है। उससे आगे अब देखा यहाँ पे, अगर मैं अगली शेप ले लेता हूँ, इलिप्स, इलिप्स कहते हैं कि इसको, ओवल शेप को, ठीक है। तो अगर मैं ओवल शेप ड्रॉ करता हूँ तो ये आपकी क्या है, ओवल शेप है। अगेन आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो, लेकिन अगर एग्जैक्ट सर्कल चाहिए तो आप क्या करोगे, शिफ्ट की प्रेस करोगे। तो जब आपने शिफ्ट की प्रेस कर ली तो एग्जैक्ट सर्कल बन गया। पहले क्लिक छोड़ा और फिर की छोड़ी तो उसने क्या किया, उसको एग्जैक्ट सर्कल में कंस्ट्रेंट करके आपको दे दिया, ठीक है। ये चीज ज़हन में रखनी है। अब देखा जो ही मैं किसी शेप को, अब देखा जैसे मुझे अब किसी शेप को डिलीट कर, मैंने इतनी ज्यादा शेप्स बना दी, अब जैसे मुझे किसी को डिलीट करना है, मूव करना है, किसी का कलर चेंज करना है, किसी को एडिट करना है, तो सबसे पहले उसको मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब देखा इतनी ज्यादा शेप्स हैं, तो इलस्ट्रेटर को थोड़ी पता चलेगा ऐसे कि यार मैं मुझे इसका कलर चेंज करना है, जब तक मैं उस शेप को सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो कौन सा टूल पर आप यूज करोगे, सबसे जो पहला टूल है उसका नाम ही क्या है, सिलेक्शन टूल, और शॉर्टकट की क्या है, वी, ठीक है। अगर आप वी प्रेस करोगे तो एकदम क्या आ जाएगा, आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल किसके लिए यूज होता है, सिंपल, आप जिस शेप पे भी क्लिक करोगे वो क्या करेगा, उस शेप को सिलेक्ट कर लेगा, और आपको पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि उस शेप के गिर्द आपको एक बॉक्स नजर आ जाता है। इस बॉक्स को कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स, ये जो नजर आ रहा है ना, ठीक है। मैं किसी भी शेप पे क्लिक करता हूँ ये बॉक्स आ जाता है, इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसका फायदा क्या है कि मैं यहीं से शेप का साइज बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, अगर मैं कॉर्नर पे जाके मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इस बाउंडिंग बॉक्स की वजह से, ठीक है। तो मैं जूम आउट करता हूँ और लेट्स से मेरे पास काफी ज्यादा शेप्स हो गई हैं, मुझे इनको डिलीट करना है। तो आप एक से ज्यादा भी शेप्स कैसे सिलेक्ट कर लोगे, सिंपल क्लिक करके ना ऐसे ड्रैग कर लो सिलेक्शन टूल से, तो जितना बॉक्स के साथ वो कनेक्ट होंगी सारी की सारी शेप सिलेक्ट हो जाएंगी, और सिंपल आप डिलीट की प्रेस करो वो सारी की सारी शेप्स डिलीट हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर आपने पूरी शेप्स रखनी तभी वो सिलेक्ट हो, जरूरी नहीं है। देखो थोड़ा सा भी हिस्सा उस बॉक्स के साथ इस शेप का टच हो जाए वो चीज सिलेक्ट हो जाएगी, और मैं उनको
डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मैं जूम इन करता हूँ, जैसे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, तो जैसे इनको भी डिलीट कर देते हैं, सिर्फ ये रहने देते हैं। और इसका साइज देखा, सिलेक्शन टूल से मैं इसका स्केल क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन अब जो ही मैंने बड़ा किया तो दोबारा से शेप खराब होगी ना, तो साथ ही फिर दोबारा आप क्या प्रेस करोगे, शिफ्ट की, ताकि जब आप किसी भी शेप का साइज स्केल अप एंड डाउन करो तो वो एज इट इज रहे, खराब ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, अगर ये नजर ना आए तो आप ना इसका स्केल बड़ा कर सकते हो, ना इसको रोटेट कर सकते हो, सिर्फ आप इसको मूव कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अभी मैं इसका स्केल भी बड़ा कर सकता हूँ, किसी कॉर्नर पे जाके मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे इसको एग्जैक्ट 45 डिग्री पे स्नैप करना है, क्योंकि आप वैसे देखो तो आपको ना वो डेसिमल में देना शुरू कर देते हैं नंबर्स, ऐसी है ना, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्या है, 0, और यहाँ पे अगर मैं रोटेट करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, तो इसने क्या किया, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे उसको स्नैप कर दिया। फिर मैं रोटेट करूंगा तो दोबारा इसने उसको 45 प्लस 45 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया, तो मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दोबारा से मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट की। ठीक है, ये चीजें इनमें रखनी है। अगर बाउंडिंग बॉक्स नजर नहीं आ रहा, मैं व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे क्या है, हाइड बाउंडिंग बॉक्स। हो सकता है आप किसी और के सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो, किसी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको ऑफ कर दिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। तो अब बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन्स कि अब आप ना देखो, ना मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ और ना ही मैं शेप को यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। हो सकता है कहीं पे जॉब के लिए अगर आप जो उनके सिस्टम बैठो, या वैसे आपको चेक करने के लिए वो ऑफ कर सकते हैं, बड़ी छोटा सा पॉइंट है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आए कि यार पता नहीं शेप क्यों नहीं बड़ी हो रही, स्केल अप स्केल डाउन नहीं हो रही, रोटेट क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो सिर्फ व्यू में जाना है और यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन है, शो बाउंडिंग बॉक्स, के बाउंडिंग बॉक्स मुझे दिखाओ। तो शो पे जब क्लिक करोगे बाउंडिंग बॉक्स दोबारा वापस आ जाएगा, और दोबारा से आप उसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, आप उसका स्केल अप कर सकते हो, स्केल डाउन कर सकते हो, किसी भी कॉर्नर पे साइड पे क्लिक करके, ये देखो। ठीक है, ये सारे का सारा काम आप किससे कर रहे हो, सिर्फ एक सिलेक्शन टूल से। ठीक है, किसी भी शेप के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोबारा इलिप्स ले लेता हूँ, इलिप्स को ड्रॉ करता हूँ, बल्कि इसको शिफ्ट की प्रेस करके मैं एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। वही सेम चीज अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, उसको मैं ओवल शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी कॉर्नर पे जाके मैं उसको, अगर मैं साथ ही शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो वो उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी शेप्स आ जाती हैं आपकी, पॉलीगॉन शेप्स। पॉलीगॉन शेप्स कौन सी होती हैं, इस तरह की, इसको पॉलीगॉन शेप कहते हैं। और अगर मुझे इसके साइड्स जो हैं वो ज्यादा चाहिए, तो अभी मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है, साथ ही में अप एरो अगर प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके जो साइड्स हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अगर, और जितनी मर्जी अगर आप अप एरो प्रेस करके करते रहो, और ज्यादा साइड्स आती जाएंगी, कॉर्नर आते जाएंगे। अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ, एक टाइम आएगा कि यही शेप क्या बन जाएगी आपकी, सिंपल ट्रायंगल। तो वहां पे आपको ट्रायंगल शेप अलग से नजर नहीं आएगी, लेकिन इस तरह आप क्या बना सकते हो, ट्रायंगल शेप भी बना सकते हो। दोबारा से मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा ताकि वो बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जैसे आपने कोई और शेप्स बना ली, ठीक है, अब आपको दोबारा से पॉलीगॉन शेप चाहिए, आप क्लिक करके ड्रैग करते हो, तो आप कहोगे सर वो तो पॉलीगॉन शेप नहीं बना रहा। तो इलिस्ट्रेटर में आप कोई भी जब चेंज करते हो सेटिंग्स, वो खुद से डिफॉल्ट पे नहीं जाते, जो आपने चेंज कर दी वही आपको एज इट इज नजर आ गई। तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा लास्ट टाइम मैंने लाजमी पॉलीगॉन के जो साइड्स थी उनको कम किया होगा। ठीक है, तो वही आपने करना है कि अभी मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है, तो आप क्या प्रेस कर लो, साथ ही अप एरो। अप एरो क्या कर रहा है, उसके साइड्स को ज्यादा कर रहा है। तो जितने कॉर्नर्स या जितने भी साइड्स के पॉलीगॉन आपको चाहिए, आप वो बना सकते हो। ठीक है, सेम चीज आपकी स्टार के साथ भी है। स्टार शेप जो है अगर आप उसको ड्रॉ करते हो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा साइड्स चाहिए, साथ ही आप अप एरो प्रेस करके रखो, तो ये देखो जितने मर्जी आप उसमें साइड्स को ऐड कर सकते हो। और उसी तरह अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो एक टाइम आएगा ये भी क्या शेप बन जाएगी आपकी, सिंपल ट्राइंगल बन जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर जैसे आपने दोबारा से स्टार लिया, ड्रा किया, अगर वो ट्राइंगल बन रहा है, इट मींस लास्ट टाइम आपने उसके साइड्स को कम किया था, सिंपल अप एरो प्रेस करोगे
और वो दोबारा से ज्यादा ताज़ा बन जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और लेसन सबको सिलेक्ट, सिलेक्शन हमें पता चल गई, सबको सिलेक्ट करना है। सिंपल कहीं पे भी क्लिक करके आप ड्रैग करो, जो भी चीजें उस सिलेक्शन बॉक्स के अंदर आएंगी वो सब की सब सिलेक्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो सब उसके अंदर आए, बस उसके साथ टच हो जाए, कॉन्टेक्ट में आ जाए, वो चीजें सिलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन लेट्स से मुझे सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी अगर मैं ऐसे करता हूं तो सारी शेप सिलेक्ट हो रही हैं, या मैं अगर ऐसे भी करता हूं तो ये वाली भी सिलेक्ट हो रही है। तो मुझे तो सिर्फ इसको और इसको सिलेक्ट करना है। तब आप क्या करोगे, पहले एक को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है जब आप दूसरी शेप पे क्लिक करते हो तो पहली वाली डी सेलेक्ट हो जाती है, तो मुझे तो दोनों को सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, एक को एक पे क्लिक किया, जब वो चीज सेलेक्ट होगी फिर शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे पे क्लिक कर देना है। तो अब सिर्फ कौन सी सिलेक्ट है, पहली वाली और दूसरी वाली। इट मीन्स कि अब मैं उनको इकट्ठा मूव कर सकता हूँ, उनको एडिट कर सकता हूँ, उनके कलर्स चेंज कर सकता हूँ, उनको डिलीट कर सकता हूँ। तो अब मैं उनको इकट्ठा मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ऐसे भी बना सकते हो। सिंपल, कोई भी शेप, जैसे इसको सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट की प्रेस करके मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके अगेन मूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट कर लेता हूँ, और अब स्टार्ट करते हैं सिंपल एक बेसिक शेप से। तो मैं क्लिक करता हूँ और फिर शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसको एग्जैक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। ठीक है, अब ये जो टूल था ये तो समझ में आ गया, सिलेक्शन टूल किसके लिए यूज होता है, सिलेक्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए। अब लेट्स से मुझे किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है, हर शेप में पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं उसके साथ वाला टूल सिलेक्ट करूं जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब थोड़ा सा बाउंडिंग बॉक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट्स, ये वाले नहीं, ये सर्कल्स जो है ना, ये इनकी बात मैं नहीं कर रहा, ये वाले बिल्कुल जो छोटे छोटे से आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं जूम इन करता हूँ और मैं यहां से ऐसे कर लेता हूँ, ये जो छोटा सा एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने कर्सर रखी हुई नजर आ रहा है, ये छोटा सा बॉक्स, ये आपका पॉइंट है। और इसका एक्चुअल में पूरा नाम क्या है, एंकर पॉइंट्स। इनको एंकर पॉइंट्स कहते हैं। हर शेप में पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स की मदद से वो शेप बनती है। जैसे वो बच्चों की ड्राइंग्स वाली बुक होती थी ना, कि पीछे वो बना होता था, पॉइंट्स लगे होते थे और पॉइंट्स के साथ नंबर लगे होते थे कि 1 को 2 के साथ मिला दो, 2 को 3 के साथ मिला दो। तो जब वो बच्चे ऐसे मिलाते जाते थे तो पूरी शेप बन जाती थी। तो उस तरह शेप बनाना आसान होता था। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हर शेप में आपको क्या मिलेंगे, एंकर पॉइंट्स मिलेंगे। रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप है, एग्जैक्ट स्क्वायर है, तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। उन 4 पॉइंट्स की मदद से वो शेप बनी हुई है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप इंडिविजुअली जब आपने मूव करना हो, ये नहीं, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ये कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज होता है। और ये फीचर उन्होंने 2015 वर्जन में ऐड किया था, उससे पहले वाले वर्जन में ये नहीं था। ठीक है, तो अगर बहुत ही पुराना कोई लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ठीक है, तो 2015 उस पर भी चल जाएगा। यानी अगर मैं, आप कह लो कोर टू डू है, बहुत पुराना है कोर टू डू, 2 GB रैम है, इवन 1 GB रैम भी उसमें लगी हुई है, तब भी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप 2015 CC चल जाएंगे। CS नहीं करने, उनसे क्या बनते हैं क्रिएटिव स्वीट, वो और पुराने वर्जन है। CC कहते हैं क्रिएटिव क्लाउड को, ये उससे जरा अच्छे लेटेस्ट वर्जन है। तो अगर कोई इतना पुराना है तब भी आप यूज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अगर करना पड़ जाए कि यार मेरे पास तो सिस्टम इतना पुराना पड़ा हुआ है, विंडोज 7 है, ठीक है, और इसके ऊपर कोर टू डू है, 2 GB रैम लगी हुई है, तब कौन सा कर लेना है उसमें, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप 2015 में ये फीचर है और वो बिल्कुल ठीक चलेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेरे एंकर पॉइंट्स हैं। तो अगर मुझे इनको मूव करना है, इनको इंडिविजुअली अपनी जगह से चेंज करना है, तब मैं हमेशा क्या यूज करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये कौन सा, ये सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल यूज होता है ओवरऑल शेप को चेंज करने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए। डायरेक्ट सिलेक्शन यूज किसके लिए होता है, इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव करने के लिए। तो अभी सारे पॉइंट सिलेक्टेड है, तो मैं किसी एक पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो बाकी सारे क्या हो गए, डिसेबल हो गए। अब सिर्फ ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है, और अगर मैं उस पर क्लिक करके ड्रैग करूं
तो मैंने क्या किया, शेप को चेंज कर दिया। पॉइंट्स तो उतने ही हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंप्लीटली एक नई शेप बना ली। चार ही पॉइंट्स हैं, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन पॉइंट्स को इंडिविजुअली अलग अलग मूव कर सकता हूँ। ये काम आप सिलेक्शन टूल से नहीं कर सकते। अगर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँ, कहीं भी मैं क्लिक करूंगा, एक तो पॉइंट्स मुझे नजर ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं ओवरऑल शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके मैं उसका स्केल छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये काम सब मैं किससे कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल पॉइंट को चेंज करना है, तब आप हमेशा क्या यूज करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और आपके पास अभी सारे पॉइंट सिलेक्टेड है, अभी आप करोगे तो ये ऐसे ही काम करेगा जैसे सिलेक्शन कर रहा है, क्योंकि अभी सारे पॉइंट सिलेक्टेड है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करोगे तो बाकी सब डिसेबल हो जाएंगे, सिर्फ वो पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको मूव करके कर सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो। आप एक से ज्यादा पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सिंपल। उसी तरह अगर मैं ऐसे सिलेक्शन बना लूं, तो इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन पॉइंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सिलेक्शन सही तरह नजर नहीं आ रही। तो जब मैं ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूं, तो अब देखा इसमें तीन पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर मैं छोड़ूंगा तो ये तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके जब मूव करूंगा, तो वो तीनों क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, अगर मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, साथ ही आप शिफ्ट की प्रेस कर लोगे। पहले एक पे क्लिक किया, ठीक है, फिर शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे पे क्लिक किया, तो अब ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। और अब आप किसी एक को मूव करोगे तो वो दोनों एक साथ मूव करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली पॉइंट्स को मूव कर सकते हो। मैं जूम आउट करता हूँ ऑल्ट और स्क्रॉल बटन से, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, दोबारा से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको शेप को सेंटर में ले आते हैं। तो बेसिकली शेप क्या थी, स्क्वायर ही थी, वही चार पॉइंट्स थे, सिर्फ मैंने क्या किया, उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया। जब आपने उनकी पोजीशन को चेंज किया तो आपके पास एक नई शेप बन गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप शेप्स को ऐसे ही बना रहे होते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सिलेक्शन टूल क्या होता है और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम जंप करते हैं कलर्स में, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको हाइड ऑप्शन कर लेता हूँ। हो सकता है जब आप ओपन करो आपके पास ये अभी नजर आ रहा हो, तो ये भी सारी चीजें डिटेल में करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम कलर्स को यहाँ से करेंगे। ये नीचे आप देख रहे हो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो आपको ये दो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल शेप्स हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं। तो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट की और स्क्रॉल बटन, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, शेप को उठाता हूँ सिलेक्शन टूल से, ठीक है, सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है, और फिर जूम इन कर लेता हूँ, और फिर स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा सा उसको सेट कर लेता हूँ कि अच्छा इतना मुझे रखना है। आर्ट बोर्ड का कलर हमेशा आपका व्हाइट ही रहेगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा मैं तो सिर्फ वहां पे उसका क्या नजर आ रहा होता है, शेप की आउटलाइन नजर आ रही होती है, अंदर वाला कलर तो अगर व्हाइट है वो तो नहीं बंदे को पता चल रहा होता। तो इसलिए मैंने उसको उठा के आर्ट बोर्ड से बाहर रखा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों चीजें हैं क्या, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, इसको कहते हैं फिल। फिल किसे कहते हैं, किसी भी शेप के अंदर के कलर को, जिससे आप भर देते हो वो शेप के कलर्स अंदर वाली साइड, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे आप, फिल। यहाँ पे भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, और ये क्या है, ये आपका स्ट्रोक है। स्ट्रोक किसे कहते हैं, किसी भी शेप की आउटलाइन। जैसे आप अगर कॉपी लो और पेंसिल से आप सबसे पहले क्या चीज बनाते हो, किसी भी शेप की आउटलाइन बनाते हो, फिर उसके अंदर आप कलर्स को भरते हो, ऐसे ही है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो अंदर का जो कलर है उसे क्या कहेंगे आप, फिल। और जो स्ट्रोक है, आउटलाइन है, उसको आप स्ट्रोक कहोगे, ठीक है। तो आप दोनों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन चेंज, अगर आप यहाँ पे आते हो, चेंज करने के लिए आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। आपके पास ये कलर्स हैं, किसी पे भी क्लिक करोगे वो कलर चेंज हो रहा है, दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं है। तो इलस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा कि इस शेप को करना है, तो हमेशा सिलेक्शन टूल से पहले सिलेक्शन बना, जो ही आप सिलेक्ट करोगे, उस शेप के जो फिल और स्ट्रोक के कलर होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे कि अच्छा इस शेप का जो फिल है वो व्हाइट कलर के, और जो स्ट्रोक है वो ब्लैक कलर के। जिसको भी चेंज करना है उसका ऊपर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर क्या है, फिल, स्ट्रोक नीचे है, तो इट मीन कि अब मैं जो सा भी कलर चेंज करूंगा वो किसका चेंज करेगा, फिल का।
अगर मुझे स्ट्रोक का चेंज करना है तो मुझे पहले उसको ऊपर रखना है। स्ट्रोक ऊपर आ गया, एक दफा मैंने क्लिक किया। अब मैं जो सा भी कलर चेंज करूंगा वो किसको चेंज करके देगा, उसके स्ट्रोक को चेंज करके देगा। ठीक है, ये अगर शॉर्टकट कीज भी है इसकी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, सिर्फ एक्स। अगर मैं सिर्फ एक्स की प्रेस करता हूं तो ये देखो आसान तरीका हो जाता है, जल्दी से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स करूंगा तो अगर फिल नीचे है तो फिल ऊपर आ जाएगा, अगर स्ट्रोक नीचे है तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। और आप आपस में कलर को भी स्वैप कर सकते हो कि जो फिल का कलर है वो स्ट्रोक को दे दो और जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल को दे दो। उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करोगे, शिफ्ट एक्स। ठीक है, तो अगर मैं शिफ्ट एक्स प्रेस करता हूं तो ये देखो वो क्या कर रहा है, जो फिल का कलर है वो स्ट्रोक को दे रहा है और जो स्ट्रोक का कलर है वो फिल को दे रहा है। सिंपल ये। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भी रखो तो आपको देखा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा सा ब्लर नजर आता है लेकिन ऑब्वियसली जब वीडियो आपकी बिल्कुल ठीक बनेगी, क्योंकि वीडियो जो बन रही है वो मेरी स्क्रीन की बन रही है, तो उसको हर चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, वॉइस हर चीज उसमें ठीक होगी। प्रोजेक्टर पे थोड़ा सा पता है उसको जब हम लगाते हैं तो थोड़ी सी वो जो छोटा बहुत वर्ड होता है ना वो ब्लर नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आप रखोगे ना तो उसकी वो शॉर्टकट जो कीज है ना वो नीचे लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ बता रहा है कि अगर आप क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे तो आप उनको टॉगल कर सकते हो। और ये बटन किसके लिए है, उनको स्वैप करने के लिए। तो उसका वो शॉर्टकट की आगे बता रहा है शिफ्ट एक्स। ठीक है, अगर आप इस पे भी क्लिक करते हो तब भी वो यही काम कर रहा है, कलर्स को टॉगल कर रहा है। ठीक है, अब जरा कलर्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं इसको शेप को यहाँ पे रखता हूँ। और एक तो तरीका ये बताया कि हम कोई सा भी रैंडम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करोगे कोई सा भी रैंडम कलर आ जाएगा। अगर मुझे एक प्रिसाइज कलर चेंज करना है, ये वाला कलर या कलर्स में बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, तो मैं यहाँ पे चाहे आप फिल पे डबल क्लिक कर लो चाहे स्ट्रोक पे डबल क्लिक कर लो। अभी फिल ऊपर है, मैं फिल पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और क्या नाम है इसका, कलर पिक। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बार है, ये जो आपको एक बार नजर आ रही है, इसको यू बार कहते हैं, UHUE। ठीक है, HUE। यहाँ पे आपको एवरी नाउन कलर मिल जाता है और उसको हम रूट कलर भी कहते हैं। रूट कलर होता है जिसमें हम कोई व्हाइट मिक्स नहीं कर रहे, कोई ग्रे मिक्स नहीं कर रहे, कोई ब्लैक नहीं मिक्स कर रहे, जो कलर एज इट इज है वो हमेशा क्या होता है, रूट कलर होता है। तो यू स्लाइडर ये बेसिकली एक रिंग है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एक उसकी ना बार बना दी है। तो अगर आप यहाँ पे इस बार को चेंज करते हो तो आप कोई सा भी नाउन, एग्जिस्टिंग जो नाउन कलर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो UHUE। अभी समझाने के लिए मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, या सिंपल यहाँ से मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। नोट पैड सामने है नहीं पड़ा हुआ, नोट पैड कर लेता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, यू बार। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका कहाँ से बड़ा होगा साइज, मैं यहाँ से इसका जरा साइज बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इजीली नजर आ सके। ठीक हो गया, तो इसको यू बार भी कहते हैं, यू स्लाइडर भी कहते हैं, तो ये स्पेलिंग है यू बार के। तो इसको क्या है, रूट कलर्स, इस पे आपको सब रूट कलर्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा यू बार। ठीक है, मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये हमारी क्या है, यू बार। अब यहाँ पे ये आपको ना कलर चेंज होता हुआ दिखा रहा है कि अच्छा, और आपने यहाँ से फिर सेलेक्ट करना है। ये नहीं है कि सिर्फ अब यहाँ से ऐसे कर दोगे, नहीं, यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखा रहा है कि ये वाला कलर अब आपने सेलेक्ट किया है और आप ये चेंज करने जा रहे हो। जो ही ओके मैं करूंगा वो ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर देगा फिल पे। नीचे कौन सा कलर है जो अभी उस शेप का करंट कलर है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जो ही ओके करता हूँ उसने चेंज कर दिया। अगर लेट्स से मुझे इसके स्ट्रोक को कलर चेंज करना है, मैं लेट्स से इसका थोड़ा सा वेट ज्यादा कर देता हूँ स्ट्रोक का, ताकि आपको ये और ज्यादा क्लियर नजर आ जाए। सिंपल उस शेप को सिलेक्ट करके हम जैसे आम जबान में कहते हैं यार उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई ज्यादा कर दो स्ट्रोक को, यहाँ पे उस चीज का नाम है स्ट्रोक वेट, वजन उसका ज्यादा कर दो। तो आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहां से भी क्लिक करके कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई सा भी नंबर इंटर कर सकते हो, खुद से टाइप कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इजी क्या है, सिंपल उसके ऊपर ना आपने क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्क्रॉल बटन को ऊपर नीचे करना है, तो ये ज्यादा इजी हो जाता है। कोई क्लिक करने की जरूरत, कहीं पे भी जब आपको नंबर्स नजर आ रहे हो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये इसलिए मैंने ज्यादा कर दिया ताकि आपको नजर आ सके, क्योंकि अब अगर ये बिल्कुल वन हो
तो 1 पे तो पता ही नहीं चल रहा होता, तो इसलिए मैंने उसका वेट ज्यादा कर दिया ताकि आप देख सको। तो इसी तरह अगर मुझे स्ट्रोक को चेंज करना है तो स्ट्रोक पे पहले एक दफा मैंने क्लिक किया, स्ट्रोक ऊपर आया, फिर डबल क्लिक किया और मेरे पास वही सेम कलर पिकर आ गया। ठीक है, तो यहां से चलो हमें पता चल गया कि अच्छा कोई रैंडम कलर हमें लेना है, तो हम यहां से पहले क्या करेंगे, यू स्लाइडर पे उसको चेंज करेंगे और फिर यहां से आके मैं कोई सा भी कलर सिलेक्ट करके ओके करूंगा, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ ऐसे भी। ठीक है, अब ये बाकी चीजें क्या है, ये क्या है चीजें। ठीक है, अगर देखो मैं थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये वैल्यूज चेंज हो रही है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप देखो इस कॉर्नर में यानी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कौन सा कलर आपका आ जाता है, कंप्लीट व्हाइट। और अगर मैं बिल्कुल नीचे ले जाऊं, ब्लैक। और हमेशा व्हाइट और ब्लैक के बीच में आपको कौन सा मिलेगा, ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 टर्म्स को समझना है। सबसे पहला टर्म है, उसे हम कहते हैं टिंट, TINT, टिंट। टिंट कहते हैं, जैसे अभी ये जो कलर है ना, ये वाला आपका टॉप राइट कॉर्नर में जो कलर होता है, वो एग्जैक्ट रूट कलर होता है। जो यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्ट रूट कलर है, जो एज इट इज है। यानी अभी मैंने उसमें कोई और कलर मिक्स नहीं किया। 3 कलर्स आप मिक्स करते हो, एक या व्हाइट मिक्स कर सकते हो, या ग्रे मिक्स करते हो, या ब्लैक मिक्स करते हो। तो टिंट कहते हैं जब आप किसी भी कलर में, जैसे मैं इसको व्हाइट की तरफ लेके जा रहा हूं तो ये कलर क्या हो रहा है, लाइट होता जा रहा है। ठीक है, ये देखो, तो इसको कहते हैं टिंट। जब आप किसी भी कलर में क्या ऐड करते हो, व्हाइट, तो वो लाइट होता जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टिंट हम किसे कहेंगे, जब आप किसी भी कलर में क्या ऐड करोगे, सिंपल व्हाइट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, जब आप किसी भी, अगर मैं इसको ब्लैक की तरफ लेके जाऊं तो ये क्या हो रहा है, डार्क होता जा रहा है, ऐसी है ना। इवेंचुअली ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, शेड्स। किसी भी कलर के शेड, शेड बेसिकली क्या होते हैं, उसके डार्कर वर्जन्स। ठीक है, तो जैसे आप सन ग्लासेस को भी क्या कहते हो, शेड्स, क्योंकि आपके सन ग्लासेस भी हमेशा डार्कर, उसके जो लेंस होते हैं वो डार्कर कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो शेड, तो शेड क्या होता है, जब आप किसी भी कलर में क्या ऐड करते हो, ब्लैक ऐड करते हो। तो तीसरी चीज आ जाती है टोन। टोन कहते हैं जब आप किसी भी कलर में क्या ऐड करोगे, ग्रे को ऐड करोगे। तो जैसे मैं, अगर मैं इसको ग्रे, ग्रे ये वाला एरिया, तो अगर मैं इसको ग्रे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, उसका टोन बन जाएगा। तो टिन, टोन, शेड्स, ये 3 चीजें। हम जब पेंट वाली दुकान पे जाते हैं हम क्या कहते हैं, इसके पास शेड्स दिखा दो। एक शेड क्या हो गया, एक वो वर्ड आम हो गया, तो वो तो सारी कॉपी आपके सामने, कलर बुक सामने खोल देगा, अच्छा ये सारे मेरे पास शेड्स हैं। तो उसमें लाइट भी होते हैं, डार्कर वर्जन भी होते हैं, उसकी टोन भी होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट नाम है इनके। टिंट कैसे कहोगे, जब आप उसमें व्हाइट को ऐड करोगे, यानी उस कलर के लाइटर वर्जन क्या है, टिंट। उस कलर के डार्कर वर्जन क्या है, शेड्स। और अगर आप उसमें ग्रे ऐड करता जाओगे तो क्या बन जाएगा, टोन बन जाएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो, अगर आप कहीं जॉब के लिए जाते हो, किसी एड एजेंसी में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ ग्राफिक डिजाइनर, वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, काम तो अपनी जगह है, पोर्टफोलियो तो अपनी जगह है, वो आपसे वैसे पूछ सकते हैं, आपको पजल करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कि टोन क्या होती है, अच्छा शेड्स क्या होते हैं, अच्छा टिंट्स क्या होते हैं। या किसी आप क्लाइंट के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो कह सकते हैं यार अच्छा इस कलर के शेड्स अच्छे लगेंगे, आप शेड्स चूज कर लो। तो बंदा सोच में पड़ जाए, पता नहीं अब क्या कह रहा है, कौन से कलर चूज कर लो। तो शेड्स का मतलब होगा अच्छा इसी कलर के डार्क वर्जन यूज कर लो। उसमें ब्लैक ऐड करते जो तो उसके क्या बनते जाएंगे, डार्क वर्जन यूज कर। ठीक है, तो ये चीजें आपने जेन में रखनी है। यू बार इसलिए मैंने उसको सेपरेट लिख लिया, और ये चीज वीडियो में भी होगी। बार बार वो वीडियो देखनी है, सारा दिन है आप लोगों के पास, फिर 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, फिर ब्रेक लेना, फिर बैठ जाना। इतनी देर में वीडियो भी वो सारी कंपाइल हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, यूएसबी देना मैं दे दूंगा, अपने अपने सिस्टम पे लगा ली, लगाए ईयरफोन्स, बैठ गए, जहां पे इशू आए देखते गए। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा फंस गए बेशक मुझसे पूछो, लेक्चर्स के दौरान मुझसे पूछो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चुप करके ना बैठो, मैं वो सानी होकर कहूंगा यार क्यों मुझसे पूछ रहे हो। सिंपल नोट पैड में अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको उसमें टाइपोग्राफी नहीं पढ़ाई, तो उसमें वो फिर बहुत ज्यादा चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। हर चीज करवाऊंगा, लेकिन ये अलग से सिर्फ इसलिए लिखे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अब ये हमें नहीं चाहिए, मैं सिंपल इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे शेड्स हैं, टिंट्स हैं और टोन्स। ठीक है, तो आप लोगों ने
इस तरह इन चीजों को कोई सा भी आप सिलेक्ट करते हो। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो HSB, ये तीनों इकट्ठी वैल्यूज होती हैं। RGB, जो भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों वैल्यूज इकट्ठी होती हैं। फिर CMYK, जो प्रिंटिंग के लिए हम यूज करते हैं, ये चारों वैल्यूज इकट्ठी होती हैं। या ये हेक्साडेसिमल कोड, इसको हेक्स कोड भी पढ़ते हैं, HEX, ठीक है, हेक्स कोड, ठीक है, या ये होता है। अब ये क्या होता है, हर कलर का ये वैल्यूज यूनिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये चूज कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसको ऐसे करता हूँ कि अच्छा ये वाला मुझे चूज करना है, तो वैल्यूज चेंज हो गई, ठीक है। HSB का मतलब है यू सैचुरेशन ब्राइटनेस। यू क्या कह रहा है, 200, और आगे देखा आइकन किस चीज का बना है, डिग्री का। तो मैंने बेसिकली आपको पहले बताया था ये एक रिंग है, रिंग पे वो कह रहा है कि 200 डिग्री पे आपने ये वाला कलर सिलेक्ट किया, ठीक है। सैचुरेशन होता है कितना कलर तेज है कितना फीका है, तो उसने क्या इसमें 100% सैचुरेशन है। जितना मैं इसको ग्रे की तरफ लेके जाऊंगा ये फीका होता जाएगा। यानी अगर मैं सैचुरेशन पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं स्क्रॉल बटन से इसको कम करता जा रहा हूँ, तो ये देखा कलर क्या होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ग्रे को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इवेंचुअली ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ग्रे हो जाएगा। यानी जिस कलर की जीरो सैचुरेशन है, इट मीन के वो कलर क्या है, ग्रे, ठीक। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे उठा के रख लेता हूँ। ब्राइटनेस का क्या मतलब है, कलर कितना ब्राइट है या कितना डार्क है। तो अगर मैं ब्राइटनेस लेवल को ज्यादा करूंगा तो कलर वैल्यू कहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है। अगर मैं नीचे आऊंगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये कर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप ये तीन वैल्यूज इकट्ठी रखो तो आपके पास ये कलर बन जाएगा आसान लफ्जों में, ठीक है, समझ में आ गया। या RGB, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू, यानी इतना रेड मिक्स करो, यानी इसमें रेड मिक्स करने की जरूरत नहीं है, इतना ग्रीन मिक्स करो और इतना ब्लू मिक्स करोगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, ये बन जाएगा। या स्मिक की वैल्यूज आ जाती हैं, या इतना सायान मिक्स करो, इतना मजेंटा मिक्स करो, इतना येलो और इतना ब्लैक, तो कौन सा कलर बन जाएगा, ये वाला कलर बन जाएगा, ठीक है। या सबसे आसान क्या होता है, ये हेक्स कोड, हर कलर का ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि इलस्ट्रेटर के अंदर इस कलर का कोड ये होगा तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होगा। ये एक यूनिवर्सल कोड है जो हर जगह पे सेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कोड है, और ये कोड हमेशा 6 डिजिट्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो देखा इसमें आपको अल्फाबेट्स भी नजर आ रहे हैं, नंबर्स भी नजर आ रहे हैं। ब्लैक का कोड क्या होता है, सिर्फ 0। कई दफा आप जल्दी में काम कर रहे हो तो ना आप चूज कर लेते हो ऐसे, तो लाजमी एक दफा नजर मार के, बेशक आपको वो ब्लैक नजर आ रहा है, आप सिर्फ यहां देखते ओके कर देते, ऑनलाइन कोई इशू नहीं आएगा ऑन स्क्रीन। लेकिन ऐसे आप वो चीज प्रिंट करवा रहे हो तो हो सकता है वहां पे वो एग्जैक्ट ब्लैक की बजाय ग्रे प्रिंट हो जाए, तो सारा प्रिंटिंग का काम खराब हो जाएगा। तो एक दफा नंबर्स भी चेक कर लेने कि अगर आप जल्दी में काम कर रहे हो तो मेक श्योर देखा कहीं पे क्लिक छोड़ते हुए एकदम माउस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो एक दफा चेक कर लेना है कि अगर आप ब्लैक चूज कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट जीरोज होने चाहिए। इसी तरह व्हाइट का क्या है, एग्जैक्ट एफ, बिल्कुल आपको एफ नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे इट मीन कि ये एग्जैक्ट व्हाइट नहीं है, ये ऑफ व्हाइट होगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना, ठीक है। इसी तरह अब सायान कलर कौन सा होता है, बाकी कलर तो हमें बताया रेड ग्रीन ब्लू, सायान कलर कौन सा होता है, जो समंदर का कलर होता है, ग्रीनिश ब्लू, जो ग्रीन और ब्लू के कहीं बीच में आता है। तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सबको मैं 0 कर देता हूँ और जो सायान है उनको 100% कर देते हैं। तो ये जो कलर आपको दे रहे ये कहां पर आ रहा है, ब्लू और ग्रीन के कहीं बीच में आ रहा है, इसको कहते हैं सायान कलर, ठीक है। सायान पढ़ना है इसको, ठीक है। मजेंटा किसे कहेंगे, रेडिश पिंक, जो रेड और पिंक के कहीं बीच में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मजेंटा को 100 कर देता हूँ और बाकी सारी वैल्यूज को मैं 0 कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे 0 कर दूं तो ये जो कलर है जो पिंक और रेड के कहीं बीच में आ रहा है, तो सायान क्या हो गया, इस तरह पता आपको चल जाएगा। सायान कहते हैं ग्रीनिश ब्लू को और मजेंटा कहते हैं रेडिश पिंक को, ठीक है। अब जो ही ओके करोगे तो जो सा भी कलर सिलेक्ट होगा, अगर स्ट्रोक ऊपर है तो वो क्या दे देगा, स्ट्रोक को दे देगा। लेट्स से मैं एक और शेप बनाता हूं, उसके भी वही रहेंगी प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं यहाँ से कोई रैंडम चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसका जो फिल है, फिल को ऊपर रखता हूँ और यहाँ से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। अब लेट्स से आपको खुद मैच करना है, बहुत मुश्किल है,
सारा दिन आप लगे रहो, आप देख के कभी एग्जैक्ट मैच नहीं कर सकते। जैसे मुझे इसका जो फिल है एग्जैक्ट सेम रखना है, तो पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं इसके फिल पे डबल क्लिक करूंगा। तो आप खुद सोच लो कितना मुश्किल काम है देख के कलर मैच करना, क्योंकि हम थोड़ा सा भी आगे मूव करते हैं कलर चेंज हो जाता है। तो कभी खुद से ऐसे नहीं करना। हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं जो सिंपल एक क्लिक से एग्जैक्ट कलर मैच कर देते हैं। और वो कौन सा टूल है? ये है कलर पिकर टूल, सॉरी आई ड्रॉपर टूल। ठीक है, शॉर्टकट की है इसकी आई। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे, अभी ये शेप सेलेक्ट है, इस शेप के एग्जैक्ट सेम कलर मुझे कैसे बनाने हैं, ऐसे। तो मैं इस पे जो ही क्लिक करूंगा तो उसने क्या किया, एग्जैक्ट कलर मैच करके दिया। पहले आपने वो शेप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड क्या करता है, पीछे जाता है आपके स्टेप्स, उस चीज को अनडू करता है। तो अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता जाऊंगा, वो एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा। ठीक है, और काफी अगर आप पीछे चल गए, आगे आना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट जेड। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस करता हूँ तो वो दोबारा से आगे जा रहा है। कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए और आगे आने के लिए। तो मैं पीछे चला जाता हूँ, इस शेप को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर लिया, जो ही इस पे क्लिक किया उसने क्या किया, एग्जैक्ट कलर मैच कर दिए। तो आसान हो गया ना, खुद से आपको मैच करने दो। नहीं, क्या चीज सिलेक्ट ना हो, शेप? नहीं, शेप तो सिलेक्ट करनी ही करनी है। नहीं, उसको इलस्ट्रेटर को थोड़ी पता चलेगा कि मुझे इस शेप को चेंज करना है। तो पहले सिलेक्शन जरूरी है। इलस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा कि आप इस शेप को चेंज करने जा रहे हो, एडिट करने जा रहे हो? अगर मैं नहीं करता तो वो चेंज ही नहीं होगी। अब मैं यहाँ से जो मर्जी आई ड्रॉपर लेके क्लिक करता रहूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं है। तो पहले सिलेक्शन बनानी है हमेशा, फिर इलस्ट्रेटर को पता चल जाए अच्छा इसको चेंज करना है। एक शेप तो नहीं होगी ना। अब सिलेक्शन बेशक आपके डॉक्यूमेंट में खुद ही करेगा, आपने सिर्फ एक दफा क्लिक करना है। जिस पे भी क्लिक करोगे वो एग्जैक्ट कलर उसका मैच करके आपको दे देगा, खुद ही अप्लाई कर, आपने नहीं करना। ठीक है, तो हमेशा ये टूल ज़हन में रख लें, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, खुद मैच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस शेप को दोबारा से हम डिसलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से मैं जंप करता हूं, इसके अब मैं कॉपीज बना देता हूं। अब कॉपीज आपने कैसे बनानी है, ऑल्ट की प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है। ठीक है, सबसे आसान क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करनी है, फिर क्लिक करके जब आप शेप को ड्रैग करोगे तो वो क्या बना देगा, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा। और हमेशा पहले क्या करना है, पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कीज को छोड़ना है, कीबोर्ड की कीज को, ये चीजें में रखनी है। अगर आप पहले कीज छोड़ दोगे तो वो उसी को आगे मूव कर देगा, उसकी कॉपी नहीं बनाएगा। तो मैं ऑल्ट ऑल्ट की प्रेस करना है, पहले प्रेस करना है, फिर लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है, और फिर हमेशा पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कीज छोड़नी है। ठीक है, ये चीजें इनमें रखनी है। शिफ्ट की साथ प्रेस करनी है हमेशा, साथ फिर क्या करनी है, शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो फिर आप क्या दो कीज प्रेस करोगे, ऑल्ट भी, शिफ्ट भी। तो ऑल्ट ऑल्ट क्या करेगा, कॉपीज बनाएगा। और अभी देखा वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि बीच में मेरे लाइन आ रही है कि ये बिल्कुल मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ। ये आगे चल के भी मैं बताऊंगा, ये स्मार्ट गाइड्स इनको कहते हैं। तो अगर आप मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, अब वो चीज अलाइन नहीं है, हो जाता है जल्दी में हम काम कर रहे होते हैं, तो हम साथ ही अगर साथ शिफ्ट की भी प्रेस कर लें, तो फिर जितना मर्जी मैं माउस को थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर लूं, वो बिल्कुल उसको क्या रखेगा, स्ट्रेट ही रखेगा। फिर दो कीज प्रेस करनी है, ऑल्ट भी, शिफ्ट भी। ऑल्ट कॉपीज करने के लिए और शिफ्ट बिल्कुल उसको स्ट्रेट रखने के लिए। और अगेन पहले हमेशा क्लिक छोड़ना है, फिर कीज को छोड़ना है। ठीक है, तो मैं यहां से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इसकी एक कॉपी लेता हूँ और फिर कंट्रोल डी करता हूँ लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। कंट्रोल डी यूज होता है, जो भी काम आपने आप इससे पहले किया वो उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा। तो मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने एक कॉपी बनाई, ये मेरा लास्ट एक्शन था, मेरा लास्ट स्टेप था। तो वही सेम कॉपी अगर मुझे एक और उसी डिस्टेंस पे आगे चाहिए, तो कंट्रोल डी में करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा। तो जितना डिस्टेंस मैंने यहाँ पे दिया उतना ही उसके जहन में था, उसने अगली कॉपी। और अगर मैं अभी और कुछ भी ना करूं, ना क्लिक करूं, कुछ भी ना करूं और कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊं, तो वो क्या करता जाएगा, अगर मैं जूम आउट करूं, वो कॉपीज उसी डिस्टेंस पे बनाता जाएगा। तो काम जब तक वो, देखो आपके पास इतनी रेंज है, बनाता जाएगा बनाता जाएगा। और ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है इस पे काम करने के लिए, छोटा एरिया नहीं है। आप इसके ऊपर आराम से 100 पेजेस की मैगजीन बना सकते हो एक डॉक्यूमेंट के अंदर, बहुत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
जूम आउट करता हूँ, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ मुझे क्या चाहिए थी, 3 चाहिए थी। अब इसमें लेस से मुझे क्या चाहिए, फिल भी चाहिए, स्ट्रोक भी चाहिए, दोनों हमें नजर आ रहा है। उससे अगली कॉपी पे हम क्लिक करते हैं, इसमें मुझे सिर्फ फिल चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, स्ट्रोक को सिलेक्ट करोगे और नीचे उसका एक ऑप्शन है नन, कि खत्म कर दो। तो जो ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो, इसका स्ट्रोक था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उससे अगली पे चलते हैं, इसका मुझे फिल नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, फिल को सिलेक्ट करूंगा और उसको कर दूंगा, ठीक हो गया। तो आप जरूरी नहीं है कि हर शेप को आप फिल दे सकते हो, स्ट्रोक दे सकते हो, आप खत्म भी कर सकते हो चाहे किसी को। शॉर्टकट कीजिए, देखो नीचे उसके क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन साइन, और फिर इसका क्या है, बैकलैश। तो आपके पास जो शिफ्ट की के साथ जो तीनों कीज हैं वो इसी मकसद के लिए यूज होती हैं। पहली कलर के लिए यूज होती है, बीच में ग्रेडियंट के लिए, ग्रेडियंट अभी पढ़ाने हैं, और फिर जो बैकलैश है वो किसके लिए यूज होती है, खत्म कर दो, नन कर दो। तो किसी भी टूल पे जब आप माउस को होवर करोगे ना, तो उसकी शॉर्टकट कीज और नाम उसी टाइम पर आ जाता है, तो आपको वो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब इसमें एक तीसरा भी वर्जन है जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा स्टार्ट में। वो क्या है कि अगर मैं शेप लेता हूं, इसको यहां पे रख लेता हूं और इसके मैं दोनों चीजें खत्म कर देता हूं, तो ये चीज क्या होगी, नजर नहीं आ रही। इट डजेंट मीन कि वो डिलीट हो गई। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊं तो वो वहां पे वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो सिर्फ क्या होगी है, ट्रांसपेरेंट होगी है। ऐसी है ना। अब मैंने लास्ट सेटिंग्स ये रख दी, अब मैं कोई सी भी शेप बनाऊंगा, वो क्या है, अब वो सर नजर नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू हो गया। वो बना रहा है लेकिन उसका ना तो शेप्स का फिल है और ना ही उनका क्या है, स्ट्रोक है। ठीक है। अगर आप सिलेक्शन बनाओ तो आपको सारी नजर आएंगी, और अगर मैं इनको स्ट्रोक दे देता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो ये 3 थी, तो दोबारा से वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं इनको ऐसे व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ, ये देखो इसको भी मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक दे देता हूँ, तो ये देखो। तो ये स्टार्ट में पहले 2-3 लेक्चर्स में आपको होता है, थोड़ा सा बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं तो, हम लोग क्योंकि करवा करवा के हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि जब चीजें हम यहाँ पे बना रहे होंगे ना, वो बड़ी इजी लगेंगी, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे तो काफी स्टेप्स आप भूल जाओगे। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा हर लेक्चर की डेली बेसिस पे, ताकि वो आपके पास सेफ रहे। कहीं पे भी इशू है, कभी हॉस्टल में बैठे हुए हो प्रैक्टिस कर रहे हो, तो चलो इशू है वीडियो में ये चीज, अच्छा ये ऐसे करनी थी। ठीक है। स्टार्ट के 2-3 लेक्चर्स में होता है, फिर आपके वो हाथ बैठ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, और फिर कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, तो इसलिए वो आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि लेक्चर में भी वो चीज रिकॉर्ड होती रहे। ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके फिल है और ये आपके स्ट्रोक्स हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम जंप करते हैं आपके अलाइन के ऑप्शंस में। अलाइन किसे कहते हैं, या ऐसा करते हैं आज इतना ही कर लेते हैं, आज आपका पहला दिन है,